हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पुनः आपको पर्यावरण विधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में के विषय पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इन्वायरमेंटल को कैसे जो है संरक्षित किया गया है, इन्वायरमेंटल पर्यावरण के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास का वर्तमान परिस्थितियों में पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे है पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में हम देखते हैं 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस सम्मेलन के द्वारा, इस डिक्लेरेशन द्वारा, स्टॉकहोम घोषणा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो उपबंध बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं और उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सम्मिलित किया गया है, उसके संबंध में हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का पर्यावरण के लिए मैग्ना कार्टा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस डिक्लेरेशन द्वारा, इस घोषणा पत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दुनिया के 182 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी। इस घोषणा पत्र में कुल 26 बिंदुओं पर परिचर्चा किया गया। यह घोषणा पत्र 5 जून 1972 से 26 जून 1972 तक चला। 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक, 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक इस पर कुल लगभग 11 दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिचर्चा हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के को किस तरह से हमें मानव जीवन को संरक्षित करना है, इस पर चर्चा किया गया। उसके जो 26 बिंदु थे, उन बिंदुओं को हम यहाँ व्याख्या करते हैं। जैसे हम देखते हैं, इस स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य योगदान था मानव पर्यावरण की घोषणा करना। मानव पर्यावरण की घोषणा करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। मानव पर्यावरण की घोषणा से तात्पर्य है कि मानव के लिए, व्यक्तियों के जीवन के लिए पर्यावरण नितांत आवश्यक है। बिना पर्यावरण के लिए, बिना शुद्ध पर्यावरण के मानव जीवन जो है सरल एवं सुलभ नहीं हो सकता है। दूसरा जो चर्चा हुआ कि विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा का प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जाने लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। यह दिवस जो है हमको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, 5 जून 1972 से 16 जून 1972 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिसमय हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणाएं हुई, उन्हीं घोषणाओं का परिणाम है कि हम 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आणविक स्तरों के परीक्षण का प्रस्ताव इस तरह से किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले
व्यवस्थाओं के लिए भी संरक्षित पृथ्वी रह जाए। अर्थात इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया कि ये धरती हमें संरक्षित करना है अपने पूर्वजों के विरासत से नहीं, बल्कि आने वाले बच्चों के लिए। जो पीढ़ियाँ हमारी आएंगी, जो दुनिया की पीढ़ियाँ आएंगी, उनके लिए पृथ्वी का हम इस तरह से दोहन न करें कि सारी समूल नष्ट हो जाए। पर्यावरण का इस तरह से हम दोहन न करें कि सब कुछ नष्ट हो जाए। अर्थात पर्यावरण को संरक्षण करना इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य था। इस घोषणा पत्र में, इस सम्मेलन में कुल उस समय तत्कालीन समय में, जिसको एक पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इस सम्मेलन में जैसा कि अभी आपने सुना और देखा कि इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाग लिया था। और इसके बाद जो घोषणा पत्र हुआ, रियो डी जेनेरो हुआ और घोषणा पत्र हुआ, उसमें 180 देशों ने भाग लिया था। लेकिन इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र में कुल 119 दुनिया के 119 देशों ने भाग लिया और एक मंच पर बैठ करके इस पर्यावरण संरक्षण की, दुनिया के समक्ष पर्यावरण की जो समस्या थी उस पर जो है चर्चा किया गया। उस सम्मेलन के जो 26 मुख्य बिंदुएं थे, एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया। उसके सारांश को हम 26 बिंदुओं पर चर्चा किया गया था, जिसका हम मुख्य रूप से कुछ सारांशों की चर्चा करते हैं। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का जो था, उसका पहला सिद्धांत ये था कि मनुष्य का मूलभूत अधिकार है कि मानव का, ये फंडामेंटल राइट बताया गया वहाँ, मनुष्य का मूलभूत अधिकार है कि एक ऐसे पर्यावरण का जिसमें प्रसन्नता और मान मर्यादा, संपूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, समानता, रहन सहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही उस पर यह गंभीर उत्तरदायित्व भी हो कि वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की प्रथम जो सिद्धांत था, उसका ये सिद्धांत था कि पृथ्वी का दोहन हम इस तरह से करें, इस तरह से न करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न बचे। अर्थात इस पृथ्वी का संरक्षण हम करें, पृथ्वी को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करें। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, पोषणी विकास के नाम से। पोषणी विकास का जो शब्द था, ये सारी इसको जो है कि मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रस्टी कंसेप्ट, पोषणी विकास नहीं बल्कि ट्रस्टी कंसेप्ट, न्यासी सिद्धांत। यह जो है सिद्धांत जो है डिक्लेरेशन का पहला सिद्धांत जो है ये ट्रस्टी सिद्धांत है, न्यासी सिद्धांत। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी को संरक्षित करें। दूसरा सिद्धांत इसमें दिया गया यह उपयुक्त है कि सतर्कतापूर्ण आयोजन एवं व्यवसाय द्वारा पृथ्वी की प्राकृतिक स्रोतों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाए। इस घोषणा पत्र का जो दूसरा आधार था, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात पर जो है कि चिंतन किया गया, इस बात पर अध्ययन किया गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संरक्षित करें। ये धरती है, इस धरती का हम जो है ट्रस्टी हैं, हम न्यासी हैं, इस धरती के हम न्यासी हैं, बल्कि इसका मालिक कौन है? आने वाली पीढ़ियां हैं। अर्थात इस धरती को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। इस धरती का इतना दोहन नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न बचे। तीसरा इस पर चर्चा किया गया, जीवन से संबद्ध ऐसे स्रोतों का जिसका नवीकरण संभव है, उसके द्वारा भूमि उपजाऊ क्षमता बनाए रखा जाए, जहाँ तक कि यह व्यवहारिक रूप से है या पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब पृथ्वी पर जो कृषि क्षेत्रों में जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो रहा है इतने अधिक पैमाने पर, जो पृथ्वी ऊसर हो जा रही है, कृषि योग्य भूमि ऊसर हो जा रही है, उस पर भी चर्चा किया जाए कि
हमें ये प्रभाव करना चाहिए, इस मतलब ये कार्य करना चाहिए जिससे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो। इसलिए इसके लिए सरकार ने बर्निंग कंपोस्ट की व्यवस्था बताई। आप देखते हैं कि कंपोस्ट खाद, बर्निंग कंपोस्ट खाद बनाने की जो तकनीकी बनाई गई ग्रामीण क्षेत्रों से में, वो भी इसी का योगदान रहा। इस सिद्धांत का चौथा सिद्धांत देता कि वन्य जीव प्राणी की सुरक्षा करना तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित करने के लिए विशेष दायित्व मनुष्य को दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार मानव के लिए पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण की बात कही गई, जिसका हमें जो है कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में भी भारतीय संविधान के में संशोधन करके ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज और स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी 48A में 51AG में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि हमारा दायित्व है कि वन, झील, नदी आदि को संरक्षित करें और राज्य का भी दायित्व है कि पशुओं का संरक्षण करें। इस तरह से ये घोषणा पत्र में 1972 में भी इस पर चर्चा 72 में ही इस पर चर्चा हो चुकी थी। छठा इसमें सिद्धांत बताया गया कि मनुष्य को उत्तम जीवन व्यतीत करने तथा उसके काम करने के लिए पर्यावरण बनाए हुए तो आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। मनुष्यों को पर्यावरण संरक्षण तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा किया जाना आवश्यक बताया गया। इसमें बताया गया कि अल्प विकास एवं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट विकसित देशों को पूर्ण सहायता देनी चाहिए। जो विकसित देश हैं, जो अल्प विकास देश हैं, उनका जो है पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से उनको, जो विकसित देश हैं उन देशों को, जो विकासशील देश हैं उनको लिए उनका सहयोग करना चाहिए। विकासशील देशों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस सम्मेलन के द्वारा संसाधनों के अधिक उपयुक्त प्रबंधन को प्राप्त करना था। पर्यावरण सुधार हेतु एकीकृत योजना तैयार करना, जिससे मानव जीवन के लिए तथा पर्यावरण के संरक्षण संभव हो सके। इस घोषणा पत्र के द्वारा इस बात पर चर्चा किया गया कि ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण, जिसके अंतर्गत मानव जीवन है, मानव जीवन को गरिमामय जीवन बनाने के लिए जो उपयुक्त उपाय हैं, उन उपायों का हमें चर्चा करना, उन उपायों को हमें कार्य करना है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से इस बात पर चर्चा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण गुणवत्ता संसाधन का आयोजन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए, पर्यावरण जागरूकता किया जाए। पर्यावरण जागरूकता के लिए मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि व्यापक जो है कि प्रचार प्रसार किया जाए। इस डिक्लेरेशन के द्वारा, घोषणा पत्र के द्वारा इस बात पर भी चर्चा दुनिया के समक्ष किया गया। पर्यावरण सुधार और जनसंख्या वृद्धि पर उन क्षेत्रों में रोक लगाया जाना चाहिए जहां इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, पर्यावरण के लिए जो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी बनाया गया, जनसंख्या को बनाया गया। जनसंख्या के उस स्टार्ट डिक्लेरेशन 1972 की जो मुख्य जो है कि समस्या थी, जिस पर मुख्य चर्चा किया गया, वो मुख्य चर्चा किया गया पर्यावरण पर, पॉपुलेशन पर, पॉवर्टी पर। गरीबी, जनसंख्या एवं प्रदूषण, ये तीन समस्या दुनिया के सामने विकट समस्याएं थी 1872 में। 1872 के पहले 1872 ही कह लीजिए कि कांग्रेस सरकार थी, उस समय जो है गरीबी हटाओ का अभियान चलाकर
गरीबों के जो गरीबी से मतलब देश की जो आर्थिक स्थिति जनमानस की ठीक नहीं थी, उसको सुधारने के लिए सरकार ने अनेक कार्य योजना चलाए थे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जहाँ तक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा किया गया, उस चर्चा का मुख्य बिंदु था पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, जनसंख्या, गरीबी और पर्यावरण। ये तीन समस्या दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरी थी 1872 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। इसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरण आपदाओं को पहचानने, रोकने, नियंत्रण करने तथा मानव जाति के कल्याण हेतु किया जाना चाहिए। विज्ञान पर जोर दिया गया। इस घोषणा पत्र द्वारा कहा गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की पहचान के लिए, पर्यावरणीय आपदाओं को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। उस पर दुनिया को कार्य करना चाहिए। इस घोषणा पत्र के द्वारा ये कहा गया पर्यावरण को उससे पूर्ण मानवीय आयामों को रक्षा करने हेतु सुधार में व्यक्तिगत उपक्रमों, समुदायों द्वारा जागृति, अभिमत, उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निवारित किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विज्ञान द्वारा, प्रौद्योगिकी द्वारा और टेक्नोलॉजी द्वारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए पहचान किया जाए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए उपबंधित किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये कहा गया सभी विकसित एवं विकासशील देशों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समस्याओं को निरंतर शोध करना चाहिए था, उस पर जो है प्रकाशित किया जाना चाहिए। उस 1872 के घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि दुनिया के समक्ष जितने विकसित देश हैं, जितने विकासशील देश हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय जो है समस्या के लिए, पर्यावरणीय समस्या के निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शोध करें और शोध के माध्यम से लेख प्रकाशित करें जो दुनिया के समक्ष पर्यावरण की जागरूकता के लिए कार्य करे। इस तरह से हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रत्येक देश को पर्यावरण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने तथा संसाधनों के दोहन का अधिकार है, किंतु इसे अपने क्षेत्राधिकार के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि अपने विकास के लिए आप पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन इस पैमाने पर इस हद तक उपयोग नहीं करेंगे कि जो मानव जीवन को ही संकट उत्पन्न कर दे। जैसा कि आप देखते हैं कि मानव के समक्ष समस्या ये है कि ये पर्यावरणीय जो व्यवस्थाएं हैं उसका दोहन इतना अधिक कर रहा है कि जनजीवन, मानव जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। जैसे वृक्षों का अनाधिकृत रूप, वृक्षों का अंधाधुंध कटाई होना, पर्वतों पठारों को समतल करके वहाँ मानव जीवन का विकास करना, समुद्रों नदियों को छेड़छाड़ करना, इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, या जो है कि और जो है कि तमाम तरह से जो है कि समुद्री तूफान आएंगे। ये सभी पर्यावरणीय प्रभाव का ही योगदान है। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण सुधार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सभी देशों को, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सहयोग करें। सहयोग की भावना से बराबरी का आधार की कार्रवाई करना चाहिए तथा सभी राष्ट्रों को सार्वभौमिक तथा उसके हितों को उचित ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। दुनिया के समक्ष जितने भी देश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर छोटे देश हों या बड़े देश हों, अपने अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको योगदान करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको कार्य करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य और उसके पर्यावरण का अगला जिसमें इस पर चर्चा किया गया, मानव और उसके पर्यावरण के आणविक हथियारों का जनसंहार के प्रभाव से बचाना चाहिए। उस समय आणविक हथियार, एटम बम बन रहे थे, तमाम तरह परमाणु बम बन रहे थे। उन परमाणु बमों पर रोक लगाने के लिए, एटम बमों पर रोक लगाने के लिए भी चर्चा किया गया और तमाम तरीके से दुनिया के समक्ष जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ द्वारा जो है कि रोका गया और आणविक शक्तियों को उपयोग न किया जाए, परमाणु बम का परीक्षण न किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण जो है सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही कराया था। इसके बाद प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम कराया।
पर परीक्षण इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण इसका किया गया परमाणु बमों का परीक्षण। तो उस 1872 के घोषणा पत्र में पर्यावरण को प्रभावित करते थे, पर्यावरणीय समस्या पैदा करते थे। जैसे दुनिया के सामने जैसे आणविक बमों का जब उपयोग हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 में जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय आणविक बम का उपयोग हुआ, जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 3 महत्वपूर्ण शहर थे। उन शहरों में आणविक बम का प्रयोग किया गया, जिससे वहाँ के बच्चों का प्रजनन इस समय जो और आज तक भी उसका प्रभाव है, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं और तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, वहाँ के जीन में हो गया है। वो मतलब जो आणविक शक्तियों का प्रयोग किया गया, उसका परिणाम है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी विकलांग पैदा हो रही हैं, इस तरह से शारीरिक रूप से विकलांग। इस तरह से हम देखते हैं इसका मुख्य रूप से है कि पर्यावरण संरक्षण सुधार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सभी देशों को चाहे छोटे या बड़े सहयोग की भावना से करना चाहिए। राज्य सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के लिए एक समर्पित एवं गतिशील भूमिका का निर्वहन करे। दुनिया के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए गतिशील डायनामिक सिस्टम का प्रतिरोध निर्माण किया जाए। अंतिम में था मनुष्य और उसके पर्यावरण के आणविक हथियारों तथा जनसंहारों के प्रभाव से बचाने हेतु हथियारों पर प्रतिकूल प्रभाव हथियारों को शीघ्र रोक देना चाहिए। उस समय भी आणविक बमों के प्रयोग पर आणविक बमों के परीक्षण पर रोक लगाया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि यह घोषणा पत्र निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जो है कि मायना करता है। अर्थात स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का जो 5 जून 1972 को शुरू हुआ, 16 जून 1972 तक चला। 11 दिन के कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 120 देशों ने भाग लिया, जिसमें दुनिया के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी उस समय तत्कालीन समस्या थी पर्यावरण की। पर्यावरण पलुट हो रहा था, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ हो रहा था। तमाम तरह से जो है कि एसी ट्रेन पर्यावरण का इतना दोहन हो रहा था कि एसी ट्रेन हो रहे थे। इसको रोकने के लिए माननीय मतलब दुनिया के समक्ष एक सम्मेलन बुलाया गया जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में कुल 26 बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। इस तरह से इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन 22 दिसंबर 1989 को पर्यावरण विकास के संबंध में किया गया, जिसके अध्यक्ष नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हावेल ब्रांडलैंड थे। यह 22 दिसंबर 1989 को विश्व पर्यावरण एवं विकास के सम्मेलन के रूप में ये जाना जाता था। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था कि विश्व को पर्यावरण से बचाना है। ये पृथ्वी से सम्मेलन था। पृथ्वी सम्मेलन आप देख रहे हैं। स्टॉकहोम 1872 में था। पृथ्वी सम्मेलन 22 जून 1989 को था। इस सम्मेलन में मतलब पृथ्वी सम्मेलन में वनों का संरक्षण की बात कही गई, पोषण विकास की बात करी, जैव विविधता की बात कही गई। धन्यवाद।